हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हम क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शंस को देख रहे थे और रिलेशन एंड फंक्शन को देखते हुए हम इसकी एक्सरसाइज 1.1 में पहुंच चुके थे और 1.1 के हम 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। टोटल इस एक्सरसाइज के अंदर 16 क्वेश्चन दिए हुए थे जिसके अंदर से हम 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। बचे हुए 4 क्वेश्चन आज की क्लास में हम कंप्लीट कोशिश करेंगे। इसके साथ यदि क्लास के अंदर कोई स्टूडेंट पहली बार आया है तो इससे पहले की वीडियोस देखते हुए आज की क्लास में पहुंचे। आज की क्लास आपको बड़ी आसानी के साथ समझ में आएगी। साथ ही यदि किसी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना भाई। शुरू करते हैं आज की हमारी है क्लास। ये हमारा लेक्चर 9 रहेगा। इससे पहले हम 8 क्लासेस कवर कर चुके हैं। जैसे कि आप टाइटल देख रहे हैं, कंप्लीट एनसीईआरटी फ्री। हम आपको 12th और 11th की कंप्लीट मैथ्स की एनसीईआरटी फ्री में करवाने वाले हैं और आपके एग्जाम के दिन तक आपके साथ बने रहेंगे। यदि आपकी कोई फैमिली में आपका कोई छोटा भाई, कोई छोटा आपके कॉलोनी में आपके फ्रेंड्स हैं तो आप उनको अपने चैनल के बारे में बताएं, है ना। इससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप उनके साथ जरूर शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज के हमारे। तो भाई ये आपका चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन यानी कि संबंध, फंक्शन यानी कि फलन। हमारी सभी क्लासेस बाइलिंगुअल रहती हैं। हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिनके एनसीईआरटी को क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनके रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक क्या करता है। चल तो ये इसकी एक्सरसाइज 1.1 है। इसके एक्सरसाइज 1.1 में ये क्वेश्चन फर्स्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था। फर्स्ट के अंदर टोटल 5 पार्ट दिए हुए थे। 5 के 5 पार्ट हमने कंप्लीट किए थे। ये क्वेश्चन 2 कंप्लीट कर लिया था, क्वेश्चन 3 कंप्लीट कर लिया था, 4 कंप्लीट कर लिया था, 5 कंप्लीट कर लिया था, 6 कंप्लीट कर लिया था, 7 भी कंप्लीट कर लिया था, 8 भी कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन 8 भी कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। ये सारे एग्जाम्पल रिलेशन से रिलेटेड हैं, रिलेशन के टाइप्स से रिलेटेड हैं कि रिलेशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। हमने देखा था रिलेशन के 3 टाइप्स होते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो उस रिलेशन को क्या कहा जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है। इस एग्जाम्पल के अंदर यही पूछा था क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर, क्या ये जो आपको रिलेशन दिया हुआ है, ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में जो रिलेशन लिखा हुआ है, क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या। तो हमने चेक किया था क्या ये रिलेशन हमारा पहले सिमेट्रिक था क्या, हमारा रिफ्लेक्सिव था क्या और हमारा ट्रांजिटिव था क्या। तो हमने देखा था ये हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी था, तीनों था। इसका मतलब हमारा रिलेशन कैसा था, इक्विवेलेंस रिलेशन था। और उसके आगे की इसने बात पूछी थी कि ये दोनों ट्राइंगल जो होंगे ना वो सिमिलर होंगे नहीं होंगे। तो मैंने कहा था कि कोई भी ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल कब बनता है, जब उनकी साइड्स का रेशियो क्या रहता है, इक्वल बना रहता है। उनकी साइड्स का रेशियो अगर इक्वल बना रहता है तो वो ट्राइंगल्स क्या कहलाते हैं, एक सिमिलर ट्राइंगल्स कहलाते हैं। आज की क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं भैया ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्यूशन। हम जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देते हैं। पहली बात तो हमारी जो क्लास का मोटिव रहता है वो आपको चीज़ों को रटवाना नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दिलवाना रहता है। चीज़ों को आप लिखने से पहले उसके दिमाग में, अपने दिमाग में क्रिस्टल क्लियर चीज़ें होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होते हैं ये क्लियर होना चाहिए। मकान बनाने से पहले जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, कोई घर बनाते हैं तो उसका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। इंटीरियर का काम होता है बाद का। तो इसीलिए किसी भी क्वेश्चन को समझने से पहले हमारा बेस अगर स्ट्रांग है तो उसको एग्जाम में लिखना कैसा है वो हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। और मान लो इंटीरियर अच्छा भी नहीं किया हमने, मान लो उसको हम अच्छे से लिख के भी नहीं आए एग्जाम में, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट तो पता है ना, वो रहने के घर काम आता है नहीं आता। अगर किसी घर का इंटीरियर अच्छा नहीं हो मान लो, तो क्या वो घर रहने के काम नहीं आता, क्या रहने के काम तो आता है। ठीक इसी प्रकार से अगर किसी क्वेश्चन के कंसेप्ट अच्छे हैं और हमने कंसेप्ट को लाइन बाय लाइन लिख के दे दिया, तो भले ही उसको सीक्वेंस में नहीं लिखा या फिर उसका इंटीरियर उसको डिजाइन से नहीं लिखा, तो भी हमें मार्क्स तो मिलेंगे। हो सकता है मार्क्स कम मिलेंगे, एक दो मैं मानता हूँ मार्क्स कम मिलेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है छोड़ के आ जाओगे। अगर आप उसको सुंदर बनाने पे दिमाग लगाते रहोगे तो फिर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे, और कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे तो फिर आप चीजों को गलत करोगे। और हो सकता है कि 11th 12th में आप स्कोर भी अच्छा कर लो, सुंदर लिखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट कम मजबूत होने के बाद भी आप स्कोर अच्छा कर लो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आगे तो दिक्कत आने वाली है। इसीलिए हमारी क्लासेस का मोटिव यही रहता है कि हम आपके कॉन्सेप्ट पे क्या दें, ध्यान दें। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। वो कहना चाहता है कि एक रिलेशन बनाओ,
मैंने कहा रिलेशन तो बना देंगे लेकिन रिलेशन बनाने के लिए मुझे कम से कम 2 सेट चाहिए। 2 सेट मुझे इसलिए चाहिए ताकि मैं उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करवा सकूं। मैंने कहा कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाने की कहां जरूरत है? मैंने कहा कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाने की इसलिए जरूरत है क्योंकि रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट आते हैं ना वो हमेशा ऑर्डर्ड पेयर के अंदर आते हैं। रिलेशन के अंदर एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के अंदर आते हैं और ऑर्डर्ड पेयर तभी बनता है जब हम सेट का क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट होता कितने सेट के बीच में है? 2 सेट के बीच में। इसीलिए रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं देखो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर दिए हुए हैं। अब भाई एक सेट के अंदर एलिमेंट ऑर्डर पेयर में होते हैं क्या? नहीं होते हैं। देखो जैसे कि मान लो मेरे पास एक सेट ये है ए, इसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी। मान लो मेरे साथ पास एक सेट है बी, उसमें एलिमेंट है 1 2। क्या आपको एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के अंदर नजर आ रहे हैं क्या? मैंने कहा ऑर्डर्ड पेयर के अंदर तो नजर नहीं आ रहे। बोलते हैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दो, अभी देखना ऑर्डर्ड पेयर के अंदर नजर आने लगेंगे। ए का रिलेशन 1 के साथ, ए का रिलेशन किसके साथ? 2 के साथ। बी का रिलेशन किसके साथ? 1 के साथ। बी का रिलेशन किसके साथ? 2 के साथ। सी का रिलेशन किसके साथ? 1 के साथ। और सी का रिलेशन किसके साथ? 2 के साथ। ये देख लो ऑर्डर्ड पेयर में क्या नजर आने लगे? एलिमेंट नजर आने लगे। और ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बना है ना, इसका जो सबसेट होता है ना, इसका जो सबसेट होता है वही हमारा क्या कहलाता है? रिलेशन। वही हमारा क्या कहलाता है? रिलेशन। और ये बात मैंने हर एग्जाम्पल के अंदर आपको बताई है। एक भी एग्जाम्पल नहीं है जिसमें मैंने सीधा क्वेश्चन स्टार्ट किया और उसका सॉल्यूशन बता दिया। हर एग्जाम्पल के अंदर मैंने ये चीज बताई है। हमारी क्लासेस की खास बात ही ये है कि हम कॉन्सेप्ट के साथ ही चलते हैं, भले ही हमें समय एक बार के लिए क्या लग जाए, ज्यादा लग जाए। फिर भी किसी स्टूडेंट को लगता है कि क्लास 11th में मेरे को रिलेशन पार्ट थोड़ा मेरा कमजोर रह गया था, तो हमने क्लास 11th का सेट और रिलेशन चैप्टर पढ़ा रहे हैं। सेट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, रिलेशन चैप्टर पढ़ा रहे हैं। तो क्लास 11th की मैथमेटिक्स की हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाके इन वीडियोस को वो क्या कर सकता है, देख सकता है और फिर यहाँ पे आ सकता है। चले भाई आगे आगे चलते हैं। वो कहना चाहता है कि एक रिलेशन बनाओ। मैंने कहा रिलेशन बना देंगे लेकिन मुझे पहले सेट बताओ। तो वो बोलता है सेट ये रहा। बोलता सेट को ए नाम दो। मैंने ठीक है ए नाम दे देते हैं सेट को। वो बोलता है कि सेट के अंदर एलिमेंट जाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल एलिमेंट जाएंगे। तो बोलता है कौन से एलिमेंट जाएंगे? ऑल पॉलीगन्स। जितने भी पॉलीगन्स बनते हैं ना, जितने भी ट्राइंगल, रेक्टेंगल्स, स्क्वायर, जितने भी पॉलीगन्स बनते हैं ना, वो सारे के सारे पॉलीगन्स जाने वाले हैं किसके अंदर? ए के अंदर। सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। जितने भी पॉलीगन्स बनते हैं ना, जितने भी बहुपद बनते हैं, जैसे कि त्रिभुज हुआ, चतुर्भुज हुआ, आयत हुआ, वर्ग हुआ, है ना, वो सारे के सारे किसके अंदर चले जाएंगे? सेट ए के अंदर चले। मैंने कहा दूसरा सेट क्या लें? बोलते बुक वाले ने एक ही सेट बताया, इसका मतलब दूसरा सेट हमें ए ही लेना होगा। दूसरा सेट कौन सा लेना होगा? ए, मतलब सेम सेट पे डिफाइन होगा। बोलते रिलेशन किस प्रकार से बनाए? मैंने कहा रिलेशन क्या मैं बता देता हूं। बोलते इसके अकॉर्डिंग बनाओ, इसके अकॉर्डिंग। मैंने कहा ये तो मुझे रीड करना ही नहीं आ रहा। बोलता रीड करना बता देंगे। बोलता P1 और P2 टाइप के पॉलीगन्स आएंगे। P1 और P2, एक पॉलीगन का नाम P1 मान लो, दूसरे पॉलीगन का नाम P2 मान लो। वो बोलता P1 और P2 टाइप के पॉलीगन्स आएंगे। मैंने कहा P1 और P2 में क्या क्वालिटी है? तो बोलता है जितनी साइड P1 में होंगी ना, उतनी साइड P2 में होंगी। P1 and P2 have same number of sides। सेम नंबर ऑफ साइड्स। जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। मान लो मेरे पास एक पॉलीगन ये है, इसको मैंने P1 बोल दिया। एक पॉलीगन मेरे पास ये है, इसको मैंने P2 बोल दिया। एक पॉलीगन मेरे पास ये है, इसको मैंने एक बार के लिए P3 बोल दिया। एक पॉलीगन मेरे पास ये मान लो, इसको मैंने P4 बोल दिया, मान लो एक बार के लिए। और एक पॉलीगन मेरे पास ये है और इसको मैंने एक बार के लिए P5 बोल दिया, मान लो एक बार के लिए। तो R के अंदर मुझे एक बात बताओ, क्या P3 और P5 का पेयर जा सकता है क्या R के अंदर? ये जो रिलेशन R है, क्या इसके अंदर P3 और P5 का ऑर्डर्ड पेयर जा सकता है क्या? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि P3 में कितनी साइड है? 1 2 3 4।
और P4 में कितनी साइड है? 1 2 3 4 5। इसमें 4 साइड है, इसमें कितनी साइड है? 5। इसका मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर किसी भी हालत के अंदर नहीं जाएगा। मैंने कहा क्या मेरा P2 और P4 जा सकता है क्या? मैंने कहा चेक कर लेते हैं। P2 और P4 एक शर्त के अंदर जाएंगे, जब P2 और P4 में नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी? सेम। मैंने कहा P2 में कितनी साइड है? 1 2 3। मैंने कहा 1 2 3। इसके अंदर कितनी है? 1 2 3। इसके अंदर भी कितनी है? 3। तो मैंने कहा कि आपने ये बात क्या लिखी है? कितनी कहानी सबको समझ में आ गई? मैंने कहा बिल्कुल समझ में आ गई। रिलेशन की जो बात कहना चाहता था वो मुझे समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे की तरफ। मैंने कहा बुक वाला पूछना क्या चाहता है? बुक वाला पूछना चाहता है क्या आपका ये जो रिलेशन है, क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? क्या क्या आपका ये जो रिलेशन है, क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? क्या क्या आपका रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या? मैंने कहा मुझे थोड़ी ना पता लगेगा, मुझे तो चेक करना पड़ेगा। बोलता कैसे चेक करोगे? मैंने कहा मैं चेक करूंगा सबसे पहले ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। मैंने कहा उसके बाद मैं चेक करूंगा क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है। मैंने कहा और क्या चेक करोगे? बोलता है और मैं चेक करूंगा क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। बोलता है अगर मान लो ये तीनों हो गए तब तो मेरा रिलेशन क्या बन जाएगा? इक्विवेलेंस। अगर मान लो इन तीनों में से एक भी नहीं हुआ तो मेरा रिलेशन क्या नहीं बनेगा? इक्विवेलेंस नहीं बनेगा। मुझे कहा इतनी कहानी तो समझ में आ गई। बोलते सबसे पहले क्या चेक करोगे? मैंने कहा नियम से चलेंगे। बोलते नियम क्या है? मैंने कहा पहले तो नियम बोलता है रिफ्लेक्सिव चेक करो, रिफ्लेक्सिव चेक करो। मैंने कहा रिफ्लेक्सिव बताने की कंडीशन बता दोगे? वो बोलते बता देंगे। तो बोलते मैंने कंडीशन क्या है? ए कोमा ए मेरा रिलेशन के अंदर बिलोंग करना चाहिए फॉर ऑल एलिमेंट्स बिलोंग इन द सेट ए। ये मेरी रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है। ये मेरी किसकी कंडीशन हुआ करती है? रिफ्लेक्सिव की। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन बना लेते हैं भाई। यहां तक की कहानी सबको समझ में आती है ना? इस क्वेश्चन के अंदर कहानी बोलती है कि मेरा कोई P1 पॉलीगन मान लो, तो क्या मेरा P1 पॉलीगन के जैसा होगा नहीं होगा? मैंने कहा P1 में अगर मान लो 5 साइड हैं तो दूसरा पॉलीगन भी अगर मान लो मेरा P1 ही है तो उसमें भी 5 साइड ही होंगी ना। और अगर उसमें सेम साइड होंगी तो क्या वो मेरा R के अंदर बिलोंग करेगा नहीं करेगा? R के अंदर बिलोंग करेगा। मान लो मेरा कोई दूसरा पॉलीगन P2 है, मान लो एक बार के लिए, और P2 के अंदर 7 साइड है। कितनी साइड है? 7। तो मेरे दूसरे P2 के अंदर भी क्या 7 साइड होंगी नहीं होंगी? उसने कहा 7 साइड ही होंगी, मतलब मेरा P2 भी किसके अंदर बिलोंग करेगा? R के अंदर। मतलब सेम सेम का ऑर्डर्ड पेयर मेरा R के अंदर बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा? सेम सेम का ऑर्डर्ड पेयर मेरा R के अंदर बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा? मैंने कहा बिलोंग कर रहा है। मतलब A कोमा A मेरे किसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं? R के अंदर। मतलब जितने भी पॉलीगन्स बनेंगे भाई खुद के अंदर तो सेम साइड होंगी नहीं होंगी? मैंने कहा मेरे पास एक पॉलीगन है उसमें 3 साइड है, उसका नाम राम है। मेरे पास एक और पॉलीगन है उसका नाम 3 साइड है, उसका नाम भी क्या है? राम। तो भाई दोनों राम एक जैसे होंगे नहीं होंगे? दोनों राम एक जैसे होंगे तो क्या वो रिलेशन के अंदर नहीं जाएंगे क्या? मैंने कहा जाएंगे। इसका मतलब मेरा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव तो है। मेरा रिलेशन कैसा है? रिफ्लेक्सिव। क्योंकि ए अगर P1 में 5 साइड है तो P1 में भी कितनी साइड होंगी? 5 साइड होंगी। मतलब दोनों के अंदर साइड सेम होंगी तो P1 कोमा P1 किसके अंदर चला जाएगा? R के अंदर। और R के अंदर चला जाएगा तो मेरा रिलेशन कैसा बन जाएगा? रिफ्लेक्सिव। बोलते समझ में आ गया? मैंने कहा बहुत अच्छी बात, समझ में आ गया। तो बोलते अब सिमेट्रिक के बारे में बता दो। मैंने कहा सिमेट्रिक के बारे में बता देंगे लेकिन कंडीशन आप बता देना। तो बोलते कंडीशन बता देते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं एक बार कंडीशन लिख के बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। जितने भी स्टूडेंट एक बार हमारी वीडियो जो आज देख रहे हैं या फिर जो बाद में कभी वीडियो देखने वाले हैं वो सभी स्टूडेंट एक बार लिख के बताएं कमेंट बॉक्स में सिमेट्रिक की कंडीशन। मैंने कहा मेरी सिमेट्रिक की कंडीशन ये बोलती है इफ ए कोमा बी बिलोंग इन द सेट आर देन शो डेट बी कोमा ए ऑल्सो बिलोंग इन द सेट आर। बोलता मेरे को तो ये इंग्लिश समझ भी नहीं आई। मैंने कहा कितनी बार तो आपको ये लाइन बता दी। इसका मतलब ये है कि मान लो आपके पास एक P1 पॉलीगन है एक P2 पॉलीगन है। P1 और P2 में सेम साइड है मान लो एक बार के लिए, तो क्या ये R के अंदर जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। मान लो P1 में 3 साइड है और P2 में भी कितनी साइड है? 3 साइड है। तो P1 और P2 R के अंदर जाएंगे नहीं जाएंगे? मैंने कहा बिल्कुल जाएंगे। तो मुझे एक बात बताओ भैया, क्या P2 और P1 भी मेरे R के अंदर जाएंगे नहीं जाएंगे? क्योंकि इसमें भी 3 और उसमें भी 3।
अगर भाई राम श्याम के जैसा है तो क्या श्याम राम के जैसा नहीं होगा क्या? मैंने कहा बिल्कुल होगा, और बिल्कुल होगा तो P1 में अगर 3 साइड है तो P2 में भी 3 साइड है, तो P2 में 3 है तो फिर P1 में भी कितनी होंगी? 3 साइड होंगी, और 3 साइड होंगी तो इनका ऑर्डर पेयर किसके अंदर जाएगा? रिलेशन के अंदर जाएगा, और रिलेशन के अंदर जाएगा तो मेरा रिलेशन कैसा बन जाएगा? सिमेट्रिक बन जाएगा। बोलते सिमेट्रिक का भी समझ में आ गया। इसका मतलब कुल मिला के बात ये हुई कि ये जितने भी इक्विवेलेंस वाले रिलेशंस हो, ये बड़े आसान रिलेशंस है या फिर बड़े आसान क्वेश्चंस है। बस शर्त ये है कि हमें थोड़ा बहुत रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बनाने का नॉलेज होना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए, बाकी ये आसान ही है। अब चलते हैं ट्रांजिटिव के ऊपर। मैंने कहा ट्रांजिटिव में बता दूंगा, लेकिन आपको कंडीशन आपको बतानी पड़ेगी, तो कंडीशन बताते जाओ, सब सोल्व मैं कर दूंगा। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव की कंडीशन बोलती है इफ ए कोमा बी बिलोंग इन द सेट आर, बी कोमा सी बिलोंग इन द सेट आर, देन शो डेट ए कोमा सी ऑल्सो बिलोंग इन द सेट आर। ये दोनों पहले से आर के अंदर होने चाहिए, और फिर अगर आप ऐसा प्रूफ कर पाते हो तो कहानी बहुत अच्छी है, तब तो ट्रांजिटिव हो जाएगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं होगा। मैंने मान लिया कि मेरे P1 और P2 के अंदर सेम साइड है, और P1 और P2 में अगर सेम साइड ना, वो किसके अंदर चला जाएगा? रिलेशन के अंदर, क्योंकि रिलेशन के अंदर वही ऑर्डर्ड पेयर जाते हैं जिनके अंदर सेम क्या होती है? साइड होती है। मैंने कहा मैंने ये भी मान लिया कि मेरे P2 और P3 में भी कितनी साइड है? सेम साइड है, क्योंकि मेरी कंडीशन ही बोलती है दो को तो आपको मान के चलना है। अब भाई मैंने मान लिया कि P1 में 3 साइड है और P2 में 3 साइड है, तो P1 और P2 किसके अंदर चला गया? R में। ये बोलता है P2 में अगर 3 साइड है तो फिर P3 में भी 3 साइड होंगी, P3 में भी कितनी साइड होगी? तो मुझे एक बात बताओ, क्या P1 और P3 में 3 साइड होंगी? नहीं होंगी? P1 और P3 में भी कितनी साइड होंगी? 3 साइड होंगी, और 3 साइड होंगी तो ये भी किस में चला जाएगा? R में, क्योंकि P1 और P3 में भी कितनी साइड होगी? सेम साइड होगी। इसका मतलब ये हुआ कि राम श्याम के जैसा है, मान लो श्याम घनश्याम के जैसा है, तो भाई क्या राम घनश्याम के जैसा नहीं होगा क्या? मैंने कहा बिल्कुल होगा, और बिल्कुल होगा तो इसका मतलब मेरा रिलेशन कैसा हो गया? ट्रांजिटिव। मेरा रिलेशन कैसा हो गया? ट्रांजिटिव। भाई मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो गया, मेरा रिलेशन सिमेट्रिक भी हो गया, और मेरा रिलेशन हो गया ट्रांजिटिव भी। इसका मतलब कुल मिला के मेरा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। कुल मिला के मेरा रिलेशन कैसा हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन। और बुक वाला यही पूछना चाहता था कि बताओ क्या आपका रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या? बिल्कुल हमारा रिलेशन कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। यहां तक की कहानी तो हो गई है। अब आगे वो क्या पूछना चाहता है, मैंने कहा आगे का भी पढ़ के बता देते हैं, टेंशन क्यों लेते हो, आगे का भी देखो। What is the set of all elements in A related to right angle triangle T with side 3, 4, 5? मैंने कहा ये थोड़ा सा मामला टेढ़ा है, ये से कहना चाहता है आपके पास जो एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है, वो ऐसे कहना चाहता है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड कितनी है? 3, 4, 5। बिल्कुल एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड कितनी है? 3, 4, 5। फिर ये कहना चाहता है आपका जो सेट ए था ना, आपका जो सेट ए था, ये था सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ओ सॉरी सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, सॉरी सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। फिर ये कहना चाहता है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए। इस ए में से आपको एक सेट को बाहर निकालना है। मान लो मेरे पास ये रूम है, मान लो एक बार के लिए, इस रूम के अंदर बहुत सारे पॉलीगन्स हैं, जिसमें से ट्राइंगल भी हैं, रेक्टेंगल भी हैं, स्क्वायर्स भी हैं, बहुत सारे रूम के अंदर पॉलीगन्स हैं। इस रूम में से अगर मैं ट्राइंगल्स निकाल लूं सारे बाहर, मान लो सारे ट्राइंगल्स को अगर मैं बाहर निकाल लूं, तो क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा? निकलेगा ना। मान लो इस रूम के अंदर बहुत सारे पॉलीगन्स हैं, जिसमें ट्राइंगल भी हैं, रेक्टेंगल भी हैं, स्क्वायर भी हैं, 5 साइड से बनते हैं वो भी हैं, 6 साइड से बनते हैं जो भी हैं, हेक्सागोनल सब हैं। अगर इस रूम में से मैं सिर्फ ट्राइंगल्स को बाहर निकाल दूं, मान लो एक बार के पकड़ पकड़ के, तो क्या ये ट्राइंगल बाहर जाएगा? नहीं जाएगा? उस कलेक्शन में ये होगा नहीं होगा? मैंने कहा बिल्कुल होगा।
तो बोलना चाहता है कि वो जो सेट बनेगा ना, वो जो अलग से कलेक्शन बनेगा, वो कलेक्शन क्या होगा? मैंने कहा कि वो कलेक्शन होगा सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। वो ऐसे कहना चाहता है कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स का सेट क्या कहलाएगा जिसके अंदर ये राइट एंगल ट्राइंगल क्या करेगा? रिलेट करेगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल कौन से सेट के अंदर रिलेट करेगा? मैंने कहा इस पॉलीगन्स के सेट में से ट्राइंगल्स के सेट को बाहर निकाल दो। तो भाई उस कलेक्शन के अंदर ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल जाएगा नहीं जाएगा? मैंने कहा 100% जाएगा, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल एक प्रकार का ट्राइंगल ही तो होता है, और आपने रूम में से सारे ट्राइंगल से बाहर निकाल दिए, तो क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल उस कलेक्शन में होगा नहीं होगा? मैंने कहा उस कलेक्शन में होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स रिलेटेड टू दिस राइट एंगल ट्राइंगल। कहानी समझ में आ गई? और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे क्या हो जाता है? कंप्लीट। एक बार सभी स्टूडेंट भी देखें इसको। पहली बात तो कोई स्टूडेंट अगर पहली बार क्लास में देख रहा है तो हो सकता है उसको कहानी समझ, लेकिन दिक्कत वो नहीं है कि उस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, दिक्कत ये है कि कोई बच्चा हमारे साथ पहले से जुड़ा हुआ है, उसको समझ में नहीं है, तो हमारे लिए दिक्कत है। उसको तो समझ में आनी चाहिए ना। तो पहली बात तो कमेंट बॉक्स में कोई बच्चा ऐसा है कि जो हमारी क्लास से पहली बार जुड़ा हुआ है, उसको भी ये सारी कहानी समझ में नहीं आ रही, तो वो कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसा कोई है? मेरे अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। अगर कोई बच्चा रेगुलर हमारी वीडियोस के साथ जुड़ा हुआ है, प्रॉपर तरीके से मेहनत कर रहा है, हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो बिल्कुल समझ में नहीं आए ये तो नहीं हो सकता। हो सकता है 1-2% समझ में नहीं आए। फिर भी अगर कोई बच्चा है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम एक बार फिर से ट्राई करेंगे आप लोगों के लिए, उस पर्टिकुलर बच्चे के लिए एक बार फिर से कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए ही हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ना। तो अगर कोई सिंगल कैंडिडेट भी ऐसा है तो एक बार हमें बताएं, हम फिर से कोशिश करेंगे। चले भाई आगे, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, 14 की तरफ। मैं पानी वानी पी लेता हूँ, आप लोग भी पी लो ना भाई। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलो। ये क्वेश्चन नंबर 14 है आपका होमवर्क। ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका होमवर्क है। इसके अंदर ठीक वही पूछा है कि आपका रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या फिर नहीं है। तो कुल मिला के हमें यही बताना होगा क्या हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, हमारा रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है, और हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। वो ऐसे कहना चाहता है आपको एक रिलेशन आर बनाना है। मैंने कहा आर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट जाएंगे? वो कहना चाहता है L1 और L2 टाइप के एलिमेंट जाएंगे। मैंने कहा L1 और L2 की क्या क्वालिटी है? तो वो बोलता है कि L1 इज पैरेलल टू L2, L1 इज पैरेलल टू L2। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। मैंने कहा कोई भी लाइन खुद के पैरेलल होती है क्या? मैंने कहा बिल्कुल पैरेलल होती है। तो L1 L1 के पैरेलल होगी नहीं होगी? मैंने कहा होगी। L2 L2 के पैरेलल नहीं होगी क्या? मैंने कहा होगी। L3 L3 के पैरेलल नहीं होगी क्या? मैंने कहा होगी। मतलब जितनी भी लाइनें प्लेन के अंदर बनेंगी वो खुद के तो पैरेलल होंगी ही होंगी, और होंगी होंगी तो वो चली जाएंगी किसके अंदर? रिलेशन के अंदर। मैंने कहा रिलेशन के अंदर चली गई मतलब बन गया रिफ्लेक्सिव। बोलते सिमेट्रिक बताओ। मैंने कहा सिमेट्रिक बनाना बहुत आसान है। L1 अगर L2 के पैरेलल है तो मुझे एक बात बताओ, ये मेरी L1 ये पैरेलल L2 के है, तो क्या L2 L1 के पैरेलल नहीं होगी क्या? मैंने कहा साफ ही नजर आ रहा है, साफ नजर आ रहा है तो सिमेट्रिक है। मैंने कहा ट्रांजिटिव बताओ। बोलते ट्रांजिटिव की कहानी भी बहुत आसान है। L1 पैरेलल L2 के है, L2 पैरेलल किसके है? L3 के। तो भाई L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो आपको नजर नहीं आ रहा क्या L1 L3 के पैरेलल है? मैंने कहा साफ नजर आ रहा है, और साफ नजर आ रहा है तो मतलब हमारा क्या बन जाएगा? ट्रांजिटिव। हमारा रिफ्लेक्सिव भी बन गया, हमारा सिमेट्रिक भी बन गया, और हमारा क्या बन गया? ट्रांजिटिव। और तीनों बन गया, मतलब हमारा रिलेशन कैसा बन गया? इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। फिर वो कहना चाहता है कि उन लाइन के सेट को बाहर निकालो जो इससे रिलेट करते हो।
y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 से इस लाइन का सेट बनाओ। मैंने कहा कि ये जैसे एक रूम में बहुत सारी लाइंस हैं, मान लो एक रूम के अंदर बहुत सारी लाइंस हैं, जो सेट इस लाइन से बिलोंग करेगा उसको बाहर निकालना है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, तो एक काम करो, ये इससे जुड़ता हुआ नजर आ रहा है ऐसी लाइनों से, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर मान लो हम इस टाइप की सारी लाइंस को बाहर निकाल दें एम एक्स प्लस सी टाइप की, तो m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर हम इस टाइप की सारी लाइनों को बाहर निकाल दें मान लो रूम से, तो क्या ये लाइन बाहर निकलेगी? नहीं निकलेगी। मैंने कहा बिल्कुल निकलेगी, और ये लाइन बाहर निकलेगी। तो ये जो लाइन है ना इस कलेक्शन में क्या करेगी? बिलोंग करेगी, और इस कलेक्शन में बिलोंग करेगी। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे क्या हो जाता है? कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने एक बार मोटे तौर पे आपको बता भी दिया है, आप घर पे कोशिश करना, नहीं समझ में आए मैं फिर से बता दूंगा। चले भाई, बहुत समय हो गया, हमें 3-4 दिन लग गए एक्सरसाइज में करने में, बस हम इसी चक्कर में थे कि करें एक बार ना, और वो मैंने जल्दीबाजी में करवाया नहीं। मुश्किल से मुझे याद आ रहा है कि मैंने 1 या 2 सवाल आपको घर पे दिए होंगे 16 में से, है ना, बाकी सारे मैंने ही करवाए हैं, और वो भी यहाँ पे समझा दिए मैंने आपको, और वो भी बिल्कुल सेम है थे। इसलिए फिर भी नहीं आता है कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं बताऊंगा। चले भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलो। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है कि आपको एक सेट लेना है। मैंने कहा सेट का नाम क्यों नहीं दिया? बोलते नाम देना भूल गए। बोलते नाम नहीं देना भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं, हम दे देते हैं। बोलते ये सेट बनाओ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। बोलते है एक रिलेशन भी बनाओ। मैंने कहा रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में? बताओ भाई, जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, ये जो उसने रिलेशन लिखा है ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है या रिलेशन रोस्टर फॉर्म में लिखा है? बताओ, जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं वो बताओ, ये सेट जो लिखा हुआ है क्या ये रोस्टर फॉर्म में है या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में है? बोलता है एलिमेंट्स अलग अलग करके लिखे हुए हैं, कोई नियम के रूप में लिखे हुए हैं क्या? मैंने कहा एलिमेंट्स अलग अलग करके लिखे हुए हैं, मतलब ये जो सेट है ये आपका रोस्टर फॉर्म है, ये जो रिलेशन है ये आपका रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि रोस्टर फॉर्म ही एलिमेंट्स को अलग अलग करके लिखता है। सेट बिल्डर फॉर्म तो प्रॉपर्टी के रूप में लिख देता है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, आपको पता है। इसका मतलब ये हमारा रिलेशन कौन सी फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है? रोस्टर फॉर्म के अंदर। बोलते इतना तो कहानी समझ में आ गई। बोलता पूछना क्या चाहता है? बोलते पूछना चाहता है ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। मैंने कहा अभी बताते हैं, रुको। ये रिलेशन पूछना चाहता है ये रिलेशन सिमेट्रिक है नहीं है, ट्रांजिटिव है नहीं है, फिर रिफ्लेक्सिव है नहीं है। मैंने कहा पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। बोलते ठीक है पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर लो। मैंने कहा रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए मेरा 1,1 आर के अंदर होना चाहिए, मेरा 2,2 आर के अंदर होना चाहिए, मेरा 3,3 भी आर के अंदर बिलोंग करना चाहिए, मेरा 4,4 भी आर के अंदर बिलोंग करना चाहिए। अगर बिलोंग करेगा तब तो मेरा रिफ्लेक्सिव होगा। मैंने कहा मेरा 1,1 ये रहा, मेरा 2,2 ये रहा, मेरा 3,3 ये रहा, और मेरा 4,4 ये रहा। मतलब मेरा रिफ्लेक्सिव तो है, अब बट नॉट रिफ्लेक्सिव, तो मतलब ये आंसर तो मेरा नहीं हो सकता। उसने बोल रहा है रिफ्लेक्सिव नहीं है, जबकि मेरा रिफ्लेक्सिव तो है, तो मतलब हमारा आंसर सी तो नहीं होगा। इसमें भी रिफ्लेक्सिव बोल रहा है, इसमें भी रिफ्लेक्सिव बोल रहा है, इसमें इक्विवेलेंस बोल रहा है। इक्विवेलेंस बोल रहा है मतलब रिफ्लेक्सिव तो है ही है, क्योंकि कोई इक्विवेलेंस होता है मतलब रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, मतलब रिफ्लेक्सिव तो है। अब चेक करते हैं सिमेट्रिक है नहीं है। मैंने कहा मेरे को 1,2 आर के अंदर मिल रहा है, 1,2 किसके अंदर मिल रहा है? आर के अंदर। अगर मुझे 2,1 भी आर के अंदर मिल जाए तब तो सिमेट्रिक हो जाएगा, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं होगा। मैंने कहा ढूंढते हैं, 1,2 है, कहीं आपको 2,1 नजर आ रहा है क्या? मैंने कहा मुझे तो नजर नहीं आ रहा 2,1। इसका मतलब 2,1 मेरा बिलोंग नहीं कर रहा किसके अंदर? आर के अंदर। आर के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा मतलब सिमेट्रिक नहीं है, और इसके अंदर बोल रहा है सिमेट्रिक है। देखो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, जबकि मैं बोल रहा हूं सिमेट्रिक नहीं है, मतलब ये आंसर भी नहीं होगा। इसके अंदर वो बोल रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या? मैंने कहा इक्विवेलेंस की बात कर रहा है, मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी बता रहा है, सिमेट्रिक भी बता रहा है, जबकि हमारा तो सिमेट्रिक है ही नहीं। इसका मतलब इसका आंसर डी भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब एक बात तो 100% क्लियर है कि इसका आंसर होगा क्या? डी। इसका मतलब आर हमारा रिफ्लेक्सिव है आपके सामने, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव अभी चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं है, बट नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो नहीं है। अब ट्रांजिटिव है या नहीं है चेक कर लेते हैं।
मैंने कहा ट्रांजिटिव के लिए 1,3 आपका किसके अंदर मिल रहा है, आर के अंदर, देखो ये रहा। आपका 3,2 भी किसके अंदर मिल रहा है, आर के अंदर, देखो ये रहा। ए बी बी सी, ए बी बी सी, तो ए सी अगर मुझे आर के अंदर मिल जाए तो ए सी का मतलब 1,2, अगर मुझे 1,2 आर के अंदर मिल जाता है तो ए बी आर के अंदर, बी सी आर के अंदर, तो मुझे ए कोमा सी अगर आर के अंदर मिल जाए तब तो मेरा ट्रांजिटिव हो जाएगा, अदरवाइज मेरा ट्रांजिटिव नहीं होगा। मैंने कहा मुझे अगर 1,2 आर के अंदर मिल जाता है तब तो ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं होता। बोलता 1,2 ये रहा, मैंने कहा ये रहा, तो इसका मतलब हमारा ट्रांजिटिव भी होगा, और देख लो ये रहा। इसका मतलब इसका आंसर कितना आने वाला है, बी। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा इस प्रकार से कंप्लीट होता है। तो मतलब ये जो दिया गया रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, और ट्रांजिटिव है, और ट्रांजिटिव है तो आंसर कितना आने वाला है, बी। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। पेपर के अंदर इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, शो डैट, ऐसे सवाल पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम रहती है। पेपर के अंदर ज्यादातर सवाल ये पूछे जाते हैं इस टाइप के, तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भाई ज्यादा करो ना। और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 हमारा यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट। और अब हम बढ़ रहे हैं हमारी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने स्क्रीन पे है। तो हमने क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट किया था, और फर्स्ट से स्टार्ट करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 16 तक पहुंच चुके हैं, जो आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो जो बच्चे हमारे साथ फर्स्ट वीडियो से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हम बिल्कुल रेगुलर टाइम पे, 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाता है वो कभी अलग बात है किसी अर्जेंट काम से, अदरवाइज हमारी शेड्यूल्ड के अकॉर्डिंग क्लासें आ रही हैं, बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लासें आ रही हैं। सिलेबस करवाने पे ही हमारा टारगेट नहीं है, कंसेप्ट के साथ करवाने पे हमारा टारगेट है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट मजबूत हों और फ्यूचर में आप बेहतरीन क्या कर सकें, अपना प्रदर्शन कर सकें ना। चलो भाई आगे चलो। वो ऐसे कहना चाहता है कि आपको जो सेट लेना है वो नेचुरल नंबर का सेट लेना है। मैंने कहा नेचुरल नंबर का सेट लेना है, बोलते नेचुरल नंबर का सेट लेना है। मैंने कहा नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, मुझे याद नहीं आ रहे। बोलते कैसे याद नहीं आ रहे, अगर नेचुरल नंबर को भूल जाओगे तो कहानी फिर खराब है आप लोगों की। नेचुरल नंबर का सेट तो याद ही रहना चाहिए, कितनी बार लिख चुके। नेचुरल नंबर का सेट को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर के सेट को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स के सेट को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर के सेट को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रैशनल नंबर के सेट को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। भाई ये सब तो याद ही रहना चाहिए, ये तो 11th क्लास में बहुत बार पढ़ाया जा चुका है। बोलता है फिर भी याद नहीं है तो लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। बोलते एक रिलेशन बनाओ, मैंने कहा रिलेशन बना देते हैं। बोलते सेट बिल्डर फॉर्म तो दो रिलेशन बनाने के लिए, बोलते दे रखे हैं या धीरे धीरे तो बता रहे हैं सब कुछ, तो इसके अकॉर्डिंग बनाओ। मैंने इसको देखते हुए बनाओ, तो मैंने कहा सेट बिल्डर फॉर्म में आपने लिख दिया, रोस्टर फॉर्म में मैं लिख देता हूं। वो ऐसे कहना चाहता है वो ए और बी जाएंगे जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, वो ए और बी जाएंगे इस ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो इन दोनों कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। मैंने कहा बी की वैल्यू मैं 1 ले लू क्या, क्योंकि नेचुरल नंबर में से लेना है। बोलता नहीं लोगे। 2 ले लू क्या, नहीं लोगे। 3 ले लू क्या, नहीं लोगे। 4 ले लू क्या, नहीं लोगे। 5 ले लू क्या, नहीं लोगे। 6 ले लू क्या, नहीं लोगे। बोलता क्यों नहीं लोगे, फिर कौन सी लें। बोलता 6 से ग्रेटर देन, इधर ध्यान से देखो, 6 से ग्रेटर देन। तो मैंने कहा मुझे एक कहानी समझ में आई कि बी में 7 ले सकता हूं। हाँ, बोलता है बिल्कुल 7 ले लो। मैंने कहा 7 ले लेते हैं। तो बोलता है ए कौन सा लें, बोले ए इसको ध्यान में रखते हुए लो। मैंने कहा इसको ध्यान में रखते हुए लें। ए कितना आ जाएगा 5, इसके अंदर एक ऑर्डर्ड पेयर जाएगा 5,7। मैंने कहा और कौन से जाएंगे, बोलते बी 7 ले लिया, बी 8 ले लो, दिक्कत कहां है। मैंने कहा 8 ले लेते हैं। अगर बी 8 है तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 8 - 2 = 6, एक चला जाएगा 6,8। मैंने कहा और क्या लें, बोलते बी 9 ले लो। मैंने कहा बी 9 ले लेंगे तो ए कितना आएगा, 9 - 2 = आ जाएगा 7, तो 7,9। बोलते निकालते रहें क्या। मैंने कहा रुको, अभी क्यों निकालना है, आगे पर्सन ने क्या पूछा है वो देख लेते हैं। निकालते नहीं रहना अभी, बोलते रुक जाओ, 3 एलिमेंट निकाल दिए मैंने, निकाल दिए। बोलते पर्सन वाले ने पूछा क्या है, पर्सन वाले ने पूछा 2,4 आर के अंदर जाएगा क्या, 2,4 आर के अंदर बिलोंग करेगा क्या। बिलोंग करने का मतलब आर के अंदर जाएगा क्या, बिलोंग करने का मतलब होता है शामिल होना। ये साइन रिप्रेजेंट करता है बिलोंग करने को।
बिलोंग्स टू, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। और इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब होता है शामिल करना। और ये क्लास 11th के अंदर मैंने पर्टिकुलर समझाया इसके ऊपर। क्लास 11th में ये बातें बताई जाती हैं, क्लास 11th की वीडियोस के अंदर मैंने प्रॉपर बता रखा है, वहां से जाके देख लो, हालांकि मैं यहाँ पे भी बताता रहता हूँ। मैंने कहा दिमाग लगाते हैं, बी की वैल्यू 4 लेनी है, ये ए और ये बी। बी कितना लेना है, 4। यहाँ पे तो ये मना कर रहा है बी 6 से बड़ा लेना है। मैंने कहा मतलब ये लाइन गलत है, अब भगाओ इसको, भगा दिया। बोलते बी की वैल्यू 8 ले सकते हैं क्या, मैंने कहा बी की वैल्यू 8 ले सकते हो क्योंकि 6 से बड़ा है। अगर बी की वैल्यू में 8 लेता हूं तो ए की वैल्यू मेरी कितनी आती है, अगर मैं बी की वैल्यू 8 लेता हूं तो मेरी ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 6। इस भाई साहब की ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। भगाओ इसको, गलत बोल रहा है। बी की वैल्यू में 7 ले सकता हूं क्या, मैंने कहा 7 ले सकता हूं, देखो ये रहा। बी की वैल्यू अगर मैं 7 ले सकता हूं तो ए की वैल्यू मेरी कितनी आनी चाहिए थी, 5। तो इस भाई साहब की कितनी आ रही है, 8। भगाओ इसको। बी की वैल्यू अगर मैंने 8 ली, बी की वैल्यू मैंने अगर 8 ली, बी की वैल्यू अगर मैंने 8 ली तो ए की वैल्यू मेरी कितनी आई, 6। ए की वैल्यू कितनी, 6 और बी की वैल्यू कितनी, 8। तो क्या ये आर के अंदर बिलोंग करेगा, मैंने कहा बिल्कुल बिलोंग करेगा। और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 जैसे क्वेश्चन पेपर के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं। मैंने प्रॉपर तरीके से एग्जाम्पल ले लेके आपको समझा दिया, ऐसा भी नहीं कि मैंने बोल बोल के ही समझाया, एग्जाम्पल ले लेके समझा दिया। इसके आगे एलिमेंट्स आपको निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा काम इतने में हो रहा है। आगे भी आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, बहुत सारे एलिमेंट्स आने वाले हैं इसके अंदर। और इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे क्या हो जाती है। हमने क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट के अंदर टॉपिक का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, 2 पार्ट है। तो पहले हम रिलेशन पढ़ रहे थे। रिलेशन के अंदर हमने रिलेशन की डेफिनेशंस देखी, उसका डोमेन, कोडोमेन, उसका रेंज देखा, उसके रिमार्क्स देखे, रिमार्क्स देखने के बाद उसके टाइप्स देखे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन, एमपीटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, ये बहुत सारे टाइप्स देखे। जितने भी एग्जांपल्स दिए हुए थे वो सारे एग्जांपल्स किए। एक्सरसाइज 1.1 में 16 क्वेश्चन किए थे, 16 के 16 क्वेश्चंस किए। एक दो जो आपको घर के लिए दिए हैं वो बिल्कुल सेम वैसे ही हैं जो आपको करवाए जा चुके हैं क्लास के अंदर। और इस प्रकार से आज की हमारी यह क्लास यहीं पे फिनिश होती है। अगर किसी स्टूडेंट ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको लगता है कि हमारा कंटेंट आपके लिए यूजफुल है, हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करें। और अपने फैमिली मेंबर्स में किसी ना किसी फैमिली, हर कोई के एक फ्रेंड तो या एक फैमिली मेंबर में ऐसा बच्चा रहता है जो 11th और 12th में रहता है, जिसकी मैथ्स क्या रहती है सब्जेक्ट, उनको कम से कम एक स्टूडेंट को बताने की कोशिश करें जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। और आप इसी प्रकार लास्ट तक हमारी वीडियोस के साथ क्या रहें, बने रहें। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।